हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रूपेश ऑन ड्यूटी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट्स के आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यू की क्लासेस लगातार ला रहे हैं। उसी सीरीज़ में मैंने आपके लिए टॉप 50 पॉलिटी के क्वेश्चंस सेट किए थे, जिसमें से मैंने 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं। आज ये इसी टॉप 50 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जा करके देख लो एंड देन आप इसे कंटिन्यू करो। ठीक है, चलिए आज हम अपना 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंस कमीशन? इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको 2 से 3 बार कम से कम तो बता ही दिया होगा। ये आता है आर्टिकल 280 में। ठीक है, तो वित्त आयोग का कौन सा आर्टिकल है? तो 280 इसका आर्टिकल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माना जो है वो कितना लगाया जा सकता है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनाल्टी अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये 2005 में आया था और ये लागू जो हुआ था लागू 12 अक्टूबर 2025 को। बेसिकली ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो था ये भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके तहत जो जुर्माना लगाया जाता है वो लगाया जाता है 25,000। ठीक है, ये था हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम, जो कि आपको याद रखना है 12 अक्टूबर 2025 को ये लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सूची के 5 विषय अब समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर 5 सब्जेक्ट्स शिफ्टेड फ्रॉम द स्टेट टू द लिस्ट कंकरेंट लिस्ट? तो ये जो था हमारा राज्य सूची का 5 विषय, कौन कौन सा था वो 5 विषय आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 विषय जो था ये था हमारा शिक्षा, दूसरा था हमारा वन, तीसरा था हमारा वन्य जीव। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कौन सा स्थानांतरित नहीं किया गया था और ऑप्शन देता है। चौथा था हमारा नापतौल, और हमारा जो 5वां और सबसे लास्ट जो था वो था न्याय प्रशासन। तो इस प्रकार ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको याद रखना है कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स थे, शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतौल और न्याय प्रशासन। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा जो है फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया था। अगर हम बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसके द्वारा ही जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार में बदला गया था, और कानूनी अधिकार में बदल करके इसको भाग 12 आर्टिकल 300A में रखा गया था। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो इसके द्वारा जो है वो हमारे शेड्यूल जो है वो 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे संशोधन जो है वो याद रहने चाहिए। 42nd, 44th और 52 ये आपको याद होने चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिका का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? नगर पालिका जो है, नगर पालिका भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, इसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा था। इसे हमने अपने 12th शेड्यूल में यानी कि 12th अनुसूची में ऐड किया था,
जिसमें हमने नगर पालिका को 18 विषय प्रदान किए। ठीक है, ये आपको याद रखनी चाहिए। नगर पालिका को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से 12वीं अनुसूची यानी कि 12th शेड्यूल में जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय प्रदान किए गए। अगर हम बात करें कि ये किस भाग में रखा गया, तो इसे रखा गया है भाग 9A में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 243 P से लेकर के 243 ZG तक। ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। नगर पालिका को हमने कब जोड़ा? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है हमारा नगर पालिका का उल्लेख, तो ये 243 P में है। अगर हम बात करें, ये सारे आर्टिकल तो खैर हैं ही नगर पालिका के, बट अगर सबसे पहले बोल रहा है नगर पालिका का उल्लेख, तो वो 243 P से लेकर के जो 243 ZG तक है, तो 243 P में जो है वो इसका उल्लेख है। अगर हम बात करें 243 Q में क्या है, तो 243 Q में नगर पालिका के गठन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, नगर पालिका का गठन किस अनुच्छेद में कहा गया है। 243 अगर हम R में बात करें, तो इसमें नगर पालिका के संरचना का बात कहा गया है, और वहीं 243 S में हम बात करें तो इसमें वार्ड समिति के गठन की बात कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 243 Q के अनुसार नगर पालिका के कितने प्रकार होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, 243 P से लेकर के 243 ZG तक जो है वो नगर पालिका के आर्टिकल है। तो Q में पूछ रहा है कि 243 Q के अनुसार नगर पालिका के कितने प्रकार हैं। तो इसके अनुसार जो है नगर पालिका के 3 प्रकार हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। 3 तरह की नगर पालिका हैं। पहला जो है वो है संक्रमणकालीन क्षेत्र। ठीक है, संक्रमणकालीन क्षेत्र। दूसरा जो है वो स्मॉल टाउन जो होते हैं, और तीसरा जो है वो जो लार्ज टाउन होते हैं या फिर बिग टाउन होते हैं। ठीक है, तो संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी कि जो अभी अभी ग्रामीण से शहरी में बदल रहा है। ठीक है, अभी अभी ग्रामीण से ये शहरी में बदल रहा है। और इसमें जो होते हैं संक्रमणकालीन वाले में, इसमें जो होते हैं अध्यक्ष, वो होते हैं नगर पंचायत। ठीक है, संक्रमणकालीन वाले में जो होते हैं उसमें नगर पंचायत जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो स्मॉल टाउन होते हैं, स्मॉल टाउन में जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नगर पालिका या फिर नगर परिषद। और फिर वहीं अगर हम बात करें जो बिग टाउन होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम कहते हैं नगर निगम हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है 243 Q के अनुसार नगर पालिका के कितने प्रकार है। तो नगर पालिका के 3 प्रकार है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 12 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था, जो कि यह भारत के सभी नागरिकों को अधिकार देता है कि आप किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 12 अक्टूबर 2025 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअल एग्जामिनर इसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस धारा के तहत सूचना देने की सामान्य समय सीमा जो है वो 30 दिन है। यानी कि कोई भी अगर भारतीय नागरिक है किसी भी सरकारी विभाग से वो किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त करना चाह रहा है, वो तो पहले अपील करेगा। ठीक है, पहले उसके लिए आवेदन करेगा। तो आवेदन जब वो करता है तो उसके लिए कौन सा धारा बनाया गया है, उसके लिए धारा 6 बनाया गया है। जब वो आवेदन कर देता है तो उसको जो सूचना देने की सामान्य समय जो है वो नॉर्मली कितने समय में उसको उसकी सूचना जो है वो दे दी जाएगी, वो धारा 7 में है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पर सूचना प्राप्त करने की जो समय सीमा है 30 दिन है, वो हमारा धारा 7 में है। और
ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई भारत का कोई भी नागरिक किसी प्रकार की भी सूचना प्राप्त करना चाहेगा तो सरकारी विभाग उसे वो सूचना दे देगा, चाहे वो देश के हित में हो या फिर देश के हित में नहीं हो। तो कुछ ऐसी भी सूचना है जो सरकारी विभाग से किसी भी नागरिक को नहीं दी जा सकती है। अगर कोई नागरिक आकर के ये पूछने लगे कि हमारे पास कितना बॉम्ब है, तो ये तो देश के हित में नहीं है। अगर वो उस आदमी को अगर ये जानकारी मिल जाएगी कि देश में कितने बॉम्ब हैं, तो अगर वो नागरिक किसी हमारे पाकिस्तान से अगर वो कनेक्टेड होगा तो उसे तो ये पता चल जाएगा, वो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन पास कर देगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिनमें सरकारी विभाग से कुछ कुछ जानकारी जो है वो नॉर्मल लोगों को नहीं दी जा सकती है। तो वो कौन कौन सी जानकारी है जो नहीं दी जा सकती है, जहाँ सूचना से कुछ सूचनाओं से लोगों को दूर रखा जाता है, वो आर्टिकल उसके लिए हमारा आ जाता है धारा 8। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किन किन सूचनाओं को नहीं दिया जाता है जो धारा 8 में मेंशन है। तो इसमें जो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, एंड देन हमारा हो गया विदेश संबंध हो गया, कोई भी व्यापारिक गोपनीयता हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी सामान्य नागरिकों को नहीं दी जाती है, नहीं तो हमारी देश की जो गोपनीयता है वो बाहर आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो धारा 6 में है सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन है, और धारा 7 में सामान्य सीमा जो उसने जो सूचना के लिए अप्लाई किया है उसको उसका जवाब दे दिया जाएगा। वो धारा 7 में इसके लिए 30 दिन जो सामान्य सीमा रखा गया है समय का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा था सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत सूचना देने की सामान्य समय सीमा 30 दिन है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये 7 के अंतर्गत आता है। 6 में आता है कि सूचना प्राप्त के लिए वो आवेदन कर सकता है, ये धारा 6 में है। और 8 में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी सूचना आपको नहीं दी जाएगी, ये आपको धारा 8 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, ये सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित है, जहाँ इसे आर्टिकल 243 सहकारी समिति जो है ये भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसको हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया था, इसे हमने ऐड किया था, हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, इसे हमने मौलिक अधिकार 19(1)(c) में रखा, फंडामेंटल राइट्स में। एंड अगर हम बात करें तो इसे पार्ट 9B और आर्टिकल 243(ZH) से लेकर के 243(ZT) तक रखा। ठीक है, तो ये हमारा पंचायत से संबंधित है, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो है ऐड किया गया था। वहीं अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो इसे मैंने आपको कितना बार बता दिया है, इसे 73rd द्वारा ऐड किया गया था। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, जिसको किसके द्वारा ऐड किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये था सहकारी समिति से संबंधित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 323A क्या है। तो 323A जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। वित्त आयोग हमारा 280 से संबंधित है। और वहीं अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग जो है वो हमारा आर्टिकल 324 से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैट जो है वो निम्न में से किस प्रकार की शिकायतों को निपटारा नहीं कर सकता है। तो बेसिकली कैट होता क्या है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको उनके सर्विस से रिलेटेड जितने भी शिकायतें होती हैं उन सभी शिकायतों को कैट दूर करता है। अगर आप कल को कुछ बन जाते हैं, आपका सरकारी सर्विस आप करते हैं, तो आपको जो भी अपनी सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उन सभी प्रॉब्लम्स को कैट दूर करेगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की शिकायतों को दूर नहीं करता है।
तो ये सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतें जो हैं वो दूर नहीं करता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो इसे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आर्टिकल 239A में ऐड किया गया था, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और 61 से मैंने आपको बताया इसके द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 की गई थी। और 74th से मैंने आपको बताया नगर पालिका ऐड किया गया, ये आपको याद रखना है। और 73rd से जो है वो पंचायत को ऐड किया गया। तो 73rd से हमारा पंचायत, 74th से हमारा नगर पालिका, 69 से हमारा दिल्ली को NCT का दर्जा दिया गया और 61 से मतदान की आयु जो है 21 से घटा करके 18 की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया और प्रशासक हो गए, इन तीनों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो राष्ट्रपति को दिया गया 123 से, राज्यपाल को दिया गया 213 से, इन प्रशासकों को दिया गया 239B से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार राज्य को किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 15(3) में दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु राज्य को विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि DPSP जो है ये फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इसका प्राथमिकता है? तो ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या क्या हुआ था 42nd में? फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था एंड नेक्स्ट क्या किया गया था? 3 शब्द जोड़ा गया था, लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल से बढ़ाकर के 6 साल किया गया था। लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर है वापस से वो 6 से 5 साल कर दिया गया था। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही DPSP को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित सही अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद जो है वो हमारा है आर्टिकल 156, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 153 में क्या है, तो हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये हमारा आर्टिकल 153 में कहा गया है। आर्टिकल 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो आर्टिकल 161 में क्या है, तो इसमें राज्यपाल को जो है वो क्षमा देने की शक्ति दी गई है। तो हमारा राज्यपाल का कार्यकाल पूछा है तो ये 156 आर्टिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संथाली मुख्यतः किस राज्य की भाषा मानी जाती है? तो ये झारखंड की भाषा है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उड़िया को ओडिया किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो इसे किया गया था 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले जो है इसे इस तरीके से लिखा जाता था उड़िया, लेकिन 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है इसे उड़िया लिखा जाने लगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? राष्ट्रपति शासन को मैंने पूरा डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप जाके देखना। सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन है वो मणिपुर में लगाया जा चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये होता है महाधिवक्ता। और वहीं अगर हम बात करें केंद्र का कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी। महाधिवक्ता की कौन सी आर्टिकल है? तो महाधिवक्ता के लिए आर्टिकल है 165,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन आर्टिकल 131 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। और 143 में क्या है, 143 में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये वो प्रेसिडेंट को किसी भी चीज़ के लिए सलाह दे सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 131 और 143 में है कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह दे सकता है। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो आठवीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए हम सारी की सारी अनुसूची को एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट अनुसूची जो है इसमें कहा गया है कितने हमारे राज्य हैं, कितनी हमारे यूटीज़ हैं, ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में है। सेकंड में है जो है जितने भी हमारे राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री ये लोग गए, इनके वेतन की बात करता है। शेड्यूल 3 में क्या है, इनके द्वारा लिए गए शपथ की बात करता है। शेड्यूल 4 में क्या है, अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, पहला में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा में है वेतन, तीसरा में है शपथ, चौथा में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। पांचवा में है हमारा एससी और एसटी क्षेत्र का जितना भी प्रशासन क्षेत्र है उनका बात करता है हमारा पांचवा, एससी और एसटी क्षेत्र का। छठा में बात करें तो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, इन सब के प्रशासन की बात करता है। सातवां में जो है वो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। और आठवां में जो है उसमें है हमारा 22 भाषाओं का उल्लेख। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 14 भाषा थी, लेकिन बाद में 8 और भाषा जोड़ी गई, ये आपको आई होप याद होगा। नेक्स्ट हम बात करें 9, 10, 11 और 12। हमारे मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में हमने 4 जोड़ा, तो अभी हमारे पास जो है वो 12 अनुसूची है, यानी कि 12 शेड्यूल है। हमारा 9वां अनुसूची, 10वां और 11वां और 12वां क्या है? 9वां को तो सबसे पहले हमने फर्स्ट संविधान संशोधन से ऐड किया था। इसमें क्या है, इसमें हमारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान है। 10वां अनुसूची को हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया था, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसे हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया है, जिसमें पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं और पंचायतों को इसमें 29 सब्जेक्ट्स दिया गया है। 12th शेड्यूल की बात करें तो इसे हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया है और ये नगर पालिका से रिलेटेड है। इसमें हमने नगर पालिका को 18 विषय प्रदान किया है। तो ये हमने सारी के सारी जितने भी अनुसूची हैं 12 अनुसूची को हमने डिस्कस कर लिया है। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। 7वीं में तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, जिसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। एक दी गई है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों बनाती है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान है। और 10वीं अनुसूची को हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रपति के। बाकी सभी मंत्रियों के यहाँ पर वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 मुख्य रूप से किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। कितना बार मैंने बताया है, भाग 12 में आर्टिकल 300A में इसे ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। पहले ये था 19(1) F में था और आर्टिकल 32 में था। ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। मौलिक कर्तव्य को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, मतदान की आयु 18 वर्ष की गई 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और पंचायती राज को 73rd से
संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान जो है वो संविधान के किस भाग में है? तो ये जो है ये हमारा भाग की बात करें तो ये हमारा भाग 13 में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिका का जो इम्पोर्टेंट नगर पालिका से जो रिलेटेड पार्ट है वो है कौन सा है हमारा? तो वो है भाग 9A, जिसे हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया है भाग 9A में। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर के Q से लेकर के 243 तक। तो नगर पालिका से संबंधित भाग है हमारा भाग 9। तो आज की इस वीडियो में हमने अपने सारे के सारे टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।